दोस्तों नमस्कार, दिस इज आलोक त्रिपाठी। वेलकम टू घटना चक्र। अगर आप बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं, इस एग्ज़ाम को लेकर गंभीर हैं, तो बिहार एसआई से संबंधित इसके हल प्रश्न पत्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दें, चाहे आप एसआई का एग्ज़ाम दें, सिविल का एग्ज़ाम दें, एसएससी का एग्ज़ाम दें या कोई भी एग्ज़ाम दें, पूर्व में जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों की प्रवृत्ति प्रकृति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप उन प्रश्नों के नेचर को जानकर ये समझ पाते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी पाठ्यक्रम जो है, पाठ्यक्रम तो ठीक है, लेकिन प्रश्नों की प्रवृत्ति, प्रश्नों की प्रकृति पास्ट में कैसी रही है, इसके आधार पर आप ये एज्यूम कर पाते हैं कि आगामी आने वाली परीक्षा में किस तरह के प्रश्न हो सकते हैं। तो बिहार एसआई से संबंधित हल प्रश्न पत्र हमारे द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है। हल प्रश्न पत्र इसमें कई साल के प्रश्न पत्रों को शामिल किया गया है। उत्तर को, प्रश्न को व्याख्या सहित दिया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आइए अंदर चलते हैं किताब में। ये किताब का कवर पेज है, आप देख लीजिए, और इसका कमेंट में लिंक दे देंगे हम, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हो। तो बिहार पुलिस अवर निरीक्षक परीक्षा हल प्रश्न पत्र, इसमें किन किन परीक्षाओं को शामिल किया गया है? तो बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2023 1, बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2023 2, बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2021, बिहार एसआई मुख्य परीक्षा 2021, बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2019 1, 19 2, 18, 18, 17, 17, 8, इतने प्रश्न पत्रों को शामिल किया गया है। और आपको पता है कि इससे ये पता चल जाएगा आपका कि आप किस तरह से तैयारी करें और कैसे प्रश्नों को आपको फेस करना है। इसका मूल्य, अगर हम इसके मूल्य की बात करें तो इस किताब का मूल्य आपको जो मिल रहा है वो 120 रुपये मिल रहा है। मार्केट में मुझे लगता है आपको ये किताब 100 रुपये में मिल जाएगी। और सबसे बड़ी चीज है, किताब में एक्यूरेसी है। प्रश्नों की प्रवृत्ति या प्रश्नों की व्याख्या में गलती आपको बहुत कम मिलेगी। तो ये पहला ही हल प्रश्न पत्र आपके समक्ष आ गया है। बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2023, परीक्षा की तिथि है 17 दिसंबर 2023, प्रथम पाली। पहला प्रश्न है कि पांचवा आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? उत्तर डी है, कुआलालंपुर में। पांचवा आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन मार्च 2023 में कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित किया गया था। इस तरह के प्रश्न आते हैं। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है। जब राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या के बारे में बात कर रहा है तो किसी राज्य विशेष की बात नहीं कर रहा है। जैसे बिहार एसआई के एग्जाम की बात हो रही है, लेकिन यहाँ बिहार की बात नहीं हो रही है। तो इसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 170(1) के अनुसार किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम जो संख्या होती है 500 होती है, न्यूनतम 60 होती है। हालांकि कुछ छोटे राज्य हैं जैसे गोवा, सिक्किम और मिजोरम, इसमें विशेष प्रावधान के तहत 60 से कम सीटों का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके बारे में हमने कई बार डिटेलिंग में चर्चा की, कई बार बातचीत की है। तो इस तरह के प्रश्नों की व्याख्या है ये, और ये व्याख्या आप देख सकते हैं, इसमें पूरा डिटेलिंग है। जैसे एक प्रश्न है, राष्ट्रीय आय बराबर होती है, राष्ट्रीय आय बराबर होती है तो NNPFC। यहाँ व्याख्या देखिए, राष्ट्रीय आय किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित, प्रोड्यूस्ड, जो लोग अंग्रेजी मीडियम में हो समझ लें, प्रोड्यूस्ड वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से मूल्य ह्रास घटाने पर NNP एट फैक्टर कॉस्ट के रूप में पाया जाता है। संघीय कार्यपालिका में शामिल कौन नहीं है? 4 हैं। तो भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक, जिनका प्रावधान आर्टिकल 148 में भारत के संविधान के अंतर्गत किया गया है, वो संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं होते हैं। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति शामिल होता है, प्रधानमंत्री शामिल होता है, और भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76। ये चीजें आपको जाननी चाहिए। इसी तरह हमने व्याख्या दी है, और इससे आपको एक पैटर्न पता चलेगा। इस पैटर्न के जरिए आप ये जान पाएंगे कि किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे एक प्रश्न है मैथ का है, यदि y के 20% का 20% 20 हो तो y का मान है, इसकी व्याख्या की गई है। तो मतलब इस तरह के प्रश्न भी बिहार एसआई की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये दिखाने का मेरा उद्देश्य यही है कि हमने इस तरह से व्याख्या प्रेजेंट की है। किताब बहुत मुफीद रेट में है, 120 रुपये में आप इसको ले सकते हैं। एक प्रश्न है, इतिहास से कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी?
कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इस महाजनपद का नाम वत्स था। क्या था? वत्स। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी। 16 महाजनपदों में से एक 4 कौशल, मगध, वत्स तथा अवंती अत्यंत शक्तिशाली थे। 16 महाजनपदों में से 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे। ये महाजनपद कौन कौन से थे? काशी, कौशल, वत्स, मल्ल, कुरु, पंचाल, सुरसेन तथा चेदी। ये 16 महाजनपदों की पूरी व्याख्या इसमें की गई है और ये बताया गया है कि वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। अब ये प्रश्न आ गया है, हिंदी का प्रश्न है ये, इस तरह के प्रश्न भी हैं। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब है कि ये व्याख्या है, व्याख्या दिखाने का उद्देश्य हमारा यही है कि आप ठीक तरह से चीज़ों को समझ जाएं और इससे ये आपको पता चल जाए कि आप, अब देखिए जैसे एक प्रश्न ये है पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकाधिक हो जाती है? ये प्रश्न है। विकल्प है प्लेटलेट्स, एरिथ्रोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स। तो इसका सही उत्तर है बी। पॉलीसिथीमिया एक बीमारी है, इसे एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर की लाल रक्त कोशिका द्रव्यमान में वृद्धि होती है, जिसे प्रयोगशाला मूल्यांकन में हीमोग्लोबिन और हेमाक्रिट के स्तर में वृद्धि के रूप में देखा जाता है। असामान्य रूप से बढ़ने वाली कोशिकाएं एरिथ्रोसाइट्स हैं, जिन्हें आमतौर पर लाल रक्त कोशिकाएं भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है। इसका उत्तर है धामन सोडा। तो मतलब ये हमारा प्रश्न पत्र है और ये उसकी व्याख्या है। इस व्याख्या को समझकर आप ये समझ सकते हैं कि हमने किस तरह से प्रश्नों को और उसकी व्याख्या को रखा है, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब जैसे एक प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चहार तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए? इसका उत्तर है शाहजहां। मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में ये चीजें लागू की गई थी। तो कहने का क्या मतलब है कि आपको ये वस्तुनिष्ठ मिलेगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब इसमें गलती लगभग ना के बराबर है। इतने सारे सेट्स आपको मिल रहे हैं और जैसे देखिए दूसरा सेट है तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। जैसे पहला ही प्रश्न है, इतिहास का प्रश्न है। अहमदाबाद, मीर हड़ताल, खेड़ा, जालियांवाला बाग, चंपारण 17, 19, 18, 18। इसका सही उत्तर सी और डी है। सी और डी, यानी सी और डी भी इसका आंसर हो सकता है। दोनों आंसर हो सकते हैं। जैसे अहमदाबाद में हड़ताल हुई है फरवरी 1918 में, खेड़ा सत्याग्रह हुआ है मार्च 18 में, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 19 में और चंपारण सत्याग्रह हुआ है 1917 में। क्योंकि विकल्प में केवल वर्ष का उल्लेख है, अतः विकल्प सी और डी दोनों सही है। क्योंकि इसमें वर्ष का उल्लेख है, हमने ये भी बताया है कि कौन सा प्रश्न गलत हो सकता है। जैसे वर्ष का केवल उल्लेख है, मंथ का उल्लेख नहीं मिलता है, और अगर मंथ का उल्लेख नहीं मिलता है तो वी कैन से दैट ये क्वेश्चन सी और डी दोनों विकल्प सही हो सकते हैं। तो ये इस तरह से चीजें प्रेजेंट की गई हैं, आपको समझने में आसानी भी हो रही होगी। भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है? तो इसका उत्तर नामीबिया था। देखिए पूरी इसकी व्याख्या है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं है? तो देखिए 3 प्रकार के न्याय की बात की जाती है। जस्टिस, 3 तरह के जस्टिस की बात की जाती है। इकोनॉमिक जस्टिस जिसको आर्थिक न्याय कहा जाता है, सोशल जस्टिस जिसको सामाजिक न्याय कहा जाता है, और पॉलिटिकल जस्टिस जिसको राजनीतिक न्याय कहा जाता है। इस 3 प्रकार के न्याय की बात की जाती है। इसमें कानूनी न्याय की बात नहीं की जा रही है, यानी लीगल जस्टिस की बात हमारे भारतीय संविधान की प्रेम्बल में नहीं की गई है। लीगल जस्टिस इज नॉट एक्सप्लेन्ड इन द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल में क्या क्या चीजें रखी गई हैं। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, जिसमें लीगल जस्टिस की बात कहीं नहीं की गई। तो इस तरह से आप देखेंगे। तो अब कुछ चीजें मैं आपको इस किताब के बारे में बता देता हूँ। देखिए व्याख्या और हल प्रश्न पत्र क्यों आपके लिए जरूरी है, पहली चीजें जान लीजिए। जब आप किसी भी एग्जाम को फेस करते हो, एग्जाम को फेस करते हो तो इसमें एक महत्वपूर्ण चीज क्या होती है कि आप क्वेश्चन के नेचर को समझना बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन के नेचर को समझना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन की प्रकृति क्या है, और क्वेश्चन की प्रकृति को समझने के लिए सबसे अच्छा जो आधार है वो क्या है? वो है PYQs, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए हैं, किस टेंडेंसी से पूछे गए हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है। और अगर आप इस प्रवृत्ति को समझ जाओगे तो आप ये समझ जाएंगे कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन किस तरह से हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण फिनोमिना होता है किसी भी एग्जाम में, जो आगामी प्रश्नों का अंदाजा आप लगाते हैं, ये अंदाजा आप PYQs के फॉर्म में ही लगा सकते हैं। जब हम बिहार SI की बात कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की बात कर रहे हैं
तो ये फेस करने की जो प्रवृत्ति है, इस फेस करने से लेकर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तक पहुंचने की जो हमारी यात्रा है, इस यात्रा में जब आप इस यात्रा में चलते हैं, इस यात्रा को तय करते हैं, तो इसमें ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है, PYQs का एनालिसिस। और ये जो हम हल प्रश्न पत्र देते हैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ, हमारा उद्देश्य केवल ये नहीं होता है कि आप क्वेश्चन को देखो और उसको पढ़ लो, ऐसा नहीं है। आपको पता है कि ये बहुत अंधी दौड़ है, सिलेक्शन की दौड़ बहुत अंधी होती है, और इस दौड़ में अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो ना केवल पढ़ना है, ना केवल मेहनत करनी है, लेबर तो इंपॉर्टेंट है ही, लेबर तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती ही है, लेकिन लेबर के साथ साथ एक चीज़ होती है स्मार्टनेस। स्मार्टनेस स्मार्टनेस एक उदाहरण से आपको बताऊंगा। ट्रक है, ट्रक का पहिया ऊपर उठाना है, कोई कितना भी बलशाली आए, शक्तिशाली आए, उसको उठाने में दिक्कत होगी, और एक रिंच लगाइए और टाइट करिए और पहिया उड़ जाता है। तो दैट इज कॉल्ड स्मार्टनेस। तो उसमें आप अपना श्रम जाया मत करिए, लेबर का इस्तेमाल करिए, और इस किताब को आप एक स्ट्रेटजी की तरह देखो। आप स्ट्रेटजी कैसे बनेगी ये आपको तय करना है, और इस स्ट्रेटजी में PYQs कैसे आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं ये आप देखिए, और इस किताब को परचेज करें। रेट मैंने आपको बताया 100 के आसपास आपको मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया होगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।